मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आशा पब्लिकेशन का जो एसके झांस सर के द्वारा लॉन्च हुई प्रैक्टिस बुक है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होगा। 1 से लेकर 9 तक मैं प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुका हूँ। दोस्तों, ये 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग इसे देखेंगे। यदि आप लोग पीछे नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगी। दोस्तों, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता कौन थे? तो भौतिक में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता जो हैं वो कौन है? पियरे एगोस्टिन, फ्रैंकेन कॉसेज और एनी एल होइलियर, ये भौतिक के विजेता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना जो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्र का अधिकार के अंतर्गत आता है? परमाणुदर्शी, अपीलीय, संवैधानिक या मूल? तो ऑप्शन नंबर डी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो केंद्र और राज्य के विवादों का समाधान करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर कौन सा है? मूल। ठीक है, अनुच्छेद 131 के द्वारा यह भूमिका और आधिकारिकता उच्चतम न्यायालयों को सौंपी गई है। ठीक है, इनमें से विवादों में परस्पर आधिकारिक जो किसी अन्य न्यायालयों को नहीं है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, एक और भारत सरकार के बीच किसी राज्य का, और दूसरी और एक या अन्य राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जितने भी विवाद होते हैं ये सब कहा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा अधिकार है? तो मूल अधिकार है वो उस मामले को सुनने का और उसे सॉल्व करने का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आपको रीजनिंग दिया हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न में। 6 में दिया हुआ है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाव शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाव शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? किसके बीच किया गया है? यदि आंसर देखें दोस्तों तो भारत और मलेशिया के बीच किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर में लिखने से कौन सा विकल्प ऐसे लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच मान का एक जलीय घोल देता है? तो 7 से कम पीएच मान का एक जलीय घोल कौन देता है? तो वो है आपको एमोनियम क्लोराइड। 7 से कम पीएच मान का जलीय घोल देता है एमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एमोनियम क्लोराइड है जो सबसे कम देता है। एमोनियम क्लोराइड NH4Cl के बीच प्रक्रिया करके NH4Cl प्लस H2O से प्रक्रिया करता है तो NH4OH प्लस HCl निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अमोनियम क्लोराइड से। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। ठीक है, घी को अवशेषों से अलग करने की किस विधि का उपयोग किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि कैसे मट्ठा से हम लोग घी निकालते हैं, और उस घी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कौन सी प्रक्रिया से घी बाहर निकलती है? देखिए दोस्तों, घी है जो आपको कौन सी प्रक्रिया से बाहर निकलती है? तो निस्तारण और मंथन। मथते हैं मट्ठा को और उसको क्या करते हैं? निस्तारण यानी छांटते हैं। तो 2 और 3 4 सॉरी निस्पंदन और क्या निस्पंदन और निस्तारण विधि से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, निस्पंदन और निस्तारण विधि। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें कोई राशि, ये तो मैथ है भाई, आगे निकले। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 भी के तहत क्या वर्णित है? तो नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 भी के तहत क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 भी के तहत सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। सदस्यता के नगर पालिकाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में अनुच्छेद 243 के भी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन।
ठीक है। जब भगवान बुद्ध ने अपने गृह त्याग किए थे तो घोड़े से त्याग किए थे, उसे महाविनिष्कर्मण कहा जाता है। ठीक है। और जब उन्होंने पहला प्रवचन दिए थे तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उस समय महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्र का भाग नहीं है? तो केंद्रक का भाग कौन सा नहीं है? यदि इसको देखें, देखिए कौन सा शब्द है जो केंद्रक का भाग नहीं है? तो राइबोसोम है जो केंद्रक का भाग नहीं है। केंद्रक का भाग कौन नहीं होता है? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, राइबोसोम है जो केंद्रक का भाग नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है यूएनओ में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? यदि ये देखें यूएनओ में भारत के नए राजदूत कौन है? तो यूएनओ में भारत के नए राजदूत अरिंदम बागची है। यूएनओ में भारत के नए राजदूत कौन है? अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में है कि यौनावस्था में यौनारंभ के दौरान लड़कों में सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला परिवर्तन कौन सा होता है? तो वो सबसे सुस्पष्ट दिखाई देने वाला जो होता है वो यौनावस्था के दौरान लड़कों में वो क्या होता है? कद की वृद्धि होना, कद की वृद्धि होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 21 नंबर प्रश्न पर। 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम आपको हर प्रकार अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? कौन सा प्रकरण आपको हर प्रकार अशुद्धियों से मुक्त जल देगा? इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। देखिए हम तो शुद्ध जल पाने के लिए कौन सी विधि हमें चाहिए? आसवन विधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आसवन विधि है क्या? जब किसी द्रव में घुलनशील ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो मिश्रण को गर्म किया जाता है जिससे द्रव वाष्पित हो जाता है, इसे ही आसवन विधि कहते हैं। समझ में आया? इस विधि से आपको हर प्रकार की अशुद्धियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों। वो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर, यदि कोई घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ जाता है तो उसकी अवधि अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाता है, यानी घड़ी सुस्त हो जाता है। जैसे ही घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में है, इसमें दिया हुआ है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्तियां किस हड़प्पा कालीन से हुआ है? यदि ये देखें तो हड़प्पा कालीन मूर्ति कौन सी पुजारी से जो प्राप्त हुआ है वो है आपको पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपको सुनील गावस्कर। आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया नेक्स्ट प्रश्न में निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस शहर पर इसमें पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है किस पर है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत वो मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, वह मंगल ग्रह पर है और मंगल ग्रह की सतह से 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, मंगल ग्रह पर नेक्स्ट ओलंपिया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें है कि रीडिंग है 32 नंबर प्रश्न की ओर। चंद्रमा की सतह पर खड़ा हुआ कोई अंतरिक्ष यात्री इसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद क्या होगा? जब ऊपर की ओर फेंकता है चंद्रमा पर खड़ा हुआ अंतरिक्ष यात्री तो गेंद क्या होगा भाई? गेंद ऊपर जाएगी, गेंद ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गेंद ऊपर जाएगी लेकिन फिर से चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे है धातु के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाती है कौन सा होगा? 35 का। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों 35 का आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर एल्यूमिनियम। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है वो एल्यूमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में सरंजामी प्रणाली क्या थी? सरंजामी प्रणाली जो मध्यकालीन भारत में थी उसे किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न दिया गया है। तो हम जब देखें सरंजामी प्रणाली जो थी मध्यकाल में एक प्रकार का मराठों की क्या थी? भू अनुदान प्रणाली थी। सरंजामी प्रणाली जो थी मराठों के अधीन भूमि अनुदान प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है।
क्या है? बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं दोस्तों, किस मुगल शासक ने चित्रकला के लिए कारखानों की स्थापना की है? तो कौन सी मुगल शासक था जो चित्रकला के लिए कारखानों की है? तो वो मुगल शासक अकबर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। चित्रकला के कारखानों की स्थापना अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऐसे जहांगीर चित्रकला के लिए काफी प्रसिद्ध है दोस्तों। अकबर का यदि कार्यकाल देखिए 1556 से लेकर 1505 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी तक शासनकाल रहा है अकबर का। अकबर अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के काल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाहों ने नवाब की पदवी किसे धारण दी थी? डुप्ले को नवाब की पदवी धारण की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक वस्तु को जमीन के ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन को छुएगा उस समय इसमें ऊर्जा होगी। उस समय उसमें क्या ऊर्जा होगी? तो उस समय जो ऊर्जा होगी, क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? 41 का। तो इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। क्या? एक निश्चित ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। जिस समय यह जमीन से छुएगा उस समय इसमें ऊर्जा होगी, उस समय इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है आपको राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। देखिए संविधान के भाग 14 में क्या दिया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। किसमें? संविधान के भाग 40 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कितना? अनुच्छेद 315 से 323 भाग 14 में। ठीक है, इनमें राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य होते हैं और इनकी आयु 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होती है। जो भी पहले हो दोनों में से वो मान्य होगा, चाहे 6 वर्ष पहले हो जाए या 62 वर्ष पहले हो जाए, जो भी पहले हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 315 से 323 तक और भाग 14 में यह प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 43 में, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्य में से होती है? तो कौन से संसदीय सदस्य का दल होता है जो अध्यक्ष उसका होता है, जो किसका? सत्ताधारी दल से होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रकलन समिति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। सबसे बड़ा सदस्य होता है प्रकलन समिति। सभी समितियों में सबसे बड़ा समिति होता है प्रकलन समिति। सदस्यों की संख्या 30 होती है और 30 के 30 जो होता है सदस्य प्रकलन समिति में, 30 के 30 सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा से होते हैं। लोकसभा से होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो अध्यक्ष होंगे सत्ताधारी दल के ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लोक लेखा समिति देखिए दोस्तों, तो इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। इसमें से 7 लोकसभा से प्लस लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 22 होती है। इसमें से मैंने बताया 15 होती है। 15 होती है किससे? लोकसभा से होती है 15 और 7 होती है राज्यसभा से। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या 7 कहां से होती है? राज्यसभा से। राज्यसभा से 7 होती है और 15 होती है लोकसभा से। तो कुल सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 22 हो गया। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या 22 है, उसमें से 15 लोकसभा से और 4 राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। और लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्षी दल के नेता होते हैं, जबकि प्रकलन समिति के अध्यक्ष अधीनस्थ सत्ताधारी के नेता होते हैं। यदि हम इसमें देखें तो इसकी जो गठन हुई थी स्वतंत्र भारत के पहली बार प्रकरण समिति का गठन 1950 में किया गया था। कब? 1950 में प्रकरण समिति की पहली बार गठन किया गया था। और इसके गठन का सिफारिश किसने दिया था? इसकी सिफारिश वित्त मंत्री जॉन मथाई के द्वारा की गई थी। प्रकरण समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी के दल के सदस्य होते हैं दोस्तों। ठीक है, हमेशा सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है, विपक्षी दल से होता है। और सार्वजनिक उपकरण समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य से स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन समय में लोग रात में दिशा निर्धारण करने के लिए
का उपयोग करते थे। तो प्राचीन समय में जो लोग थे दिशा निर्धारण करने के लिए रात में किसका उपयोग करते थे? तो ध्रुव तारा का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। ध्रुव तारा का उपयोग किया करते थे प्राचीन समय में। ध्रुव तारा जिस तरफ जाती थी उसके अनुसार उन लोग बताया करते थे कि इस तरफ कौन सा दिशा है, इस तरफ कौन सा दिशा है। देखिए प्राचीन काल में लोग तारों की सहायता से रात में दिशा निर्धारित करते थे। ठीक है, किसके? तारों की सहायता से। उत्तर तारा उत्तर दिशा को इंगित करता था, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? उत्तर तारा उत्तर दिशा की ओर, यह हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलम ए कॉलम बी को मिलान करना है। ठीक है, इसको मैच करते हैं। इसमें दिया हुआ नाइलॉन, थर्मोप्लास्टिक, पीवीसी यानी थर्मोसेटिंग और बैकेलाइट रेसे। तो इसमें हमको क्या होगा? देखिए इसमें मैच करेंगे तो मैचिंग में रेसे क्या होगा? नाइलॉन। नाइलॉन क्या है? रेसे है। नाइलॉन रेसों का है। ठीक है, पीवीसी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक है और बैकेलाइट क्या है? थर्मोसेटिंग है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यदि इस तरह हम देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 3-1-2, 3-1-2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 3-1-2 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें क्या है? इसमें है एंटीजन एक पदार्थ है जो क्या होता है? एंटीजन एक पदार्थ है जो मनुष्य के रक्त की भिन्नता को, एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षित तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, क्या? प्रतिरक्षित तंत्र को चालू करता है एंटीजन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। देखिए मनुष्य के रक्तों के भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त है, आरबीसी। आरबीसी में पाई जाने वाली लाइकोप्रोटीन होता है। आरबीसी में जो पाई जाती है लाइकोप्रोटीन, उसके कारण मनुष्य की भिन्नता का मुख्य कारण है। इस जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक ए एंटीजन होता है, एक बी एंटीजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम हमसे पूछा है, तो उसका पुराना नाम क्या है? पॉकिंग है, पॉकिंग। जिसको पिकिंग लिख रहा है ये पॉकिंग। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। इस विदेशी यात्री को मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मार्को पोलो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होता है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक होता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए मूल सदन के कुल संख्या का कितना? 2/3 जनादेश आवश्यक होता है। कितना होना चाहिए? 2/3 जनादेश, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है भारत में शुष्क भूमि कृषि से कम वार्षिक वाला वर्षा वाला क्षेत्रों में की जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा यदि इसमें देखें 58 में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं शुष्क। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। प्रश्न पूछिए, भारत में शुष्क भूमि कृषि जो है से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। जो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं उसे क्या कहते हैं? भारत में शुष्क भूमि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों निम्नलिखित वर्ग का एक परिमेय है, तो ये तो नहीं बता सकते। चलिए इसको आगे मैं केवल जिक के पढ़ रहा हूँ दोस्तों। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यदि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? तो यह हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाती है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, बिहार में अधिकांश क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बिहार में जो अधिकांश क्षेत्र है जो जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जलोढ़ मिट्टी बिहार में सबसे अधिक कौन सा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी आता है। देखिए बिहार में 3 तरह की मिट्टी पाई जाती है। एक पीडमोंट दलदलीय मृदा, तराई मृदा और एक गंगई जलोढ़ मृदा। ठीक है,
दलदलीय जो पीडमोंट दलदलीय मृदा है जो पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम हिस्से में पाई जाती है और इस मृदा में धान की खेती प्रचलित है। तराई मृदा नेपाल की सीमाओं के पास राज्य में उत्तरी भाग में पाई जाती है और गंगा जलोढ़ मृदा या बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ है और क्षेत्रफल और मुख्य रूप से गंगा धाराओं द्वारा बनाए गए तलछट के कारण है। इस मृदा में चावल, गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तो अधिकतर कहाँ बिहार में है? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग है, ये हम लोग नहीं देखना है दोस्तों। रीजनिंग के बाद और हम लोग देखेंगे क्या, ये सब रीजनिंग है। अपचयन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? अपचयन है, इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? यदि इसे देखें तो अपचयन के संबंध में जो है दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन त्यागना, अपचयन के संबंध में ये गलत है। इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या है? गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है, उस आकृति का ये भी है जो आपको ये है मैथ है। 72 नंबर प्रश्न चलते हैं। थुलाल राज्य से संबंधित एक सोलोसेट्रिक नृत्य है। तो थुलाल किस राज्य से संबंधित सोलोसेट्रिक नृत्य है भाई? तो थुलाल है जो आपको केरल के से संबंधित सोलोसेट्रिक नृत्य है। किससे? केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 73 में भारत के निम्न में लिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण रेगुर मिट्टी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रेगुर मिट्टी, बेसाल्ट के कारण क्या होगा? रेगुर मिट्टी मृदा से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। रेगुर मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से रेगुर यानी काली मिट्टी से बोलते हैं। रेगुर मिट्टी को क्या कहा जाता है? मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी भी कहते हैं रेगुर मिट्टी को। और इसमें पोटास की बहुलता होती है, लेकिन प्रायः इसे काली कपासी मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस एंट्री में तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? काली मिट्टी में कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया हुआ है, आगे प्रश्न है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? उत्तोलक नहीं है, ये प्रश्न जरूर पढ़िए। नहीं है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन नहीं है ये दिया गया है। यदि इसे देखें दोस्तों, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के बारे में यदि हम जानकारी लें तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन नहीं है? तो इसमें से तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है जो आपको एक पहिए का ठेला है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन नहीं है? एक पहिए का ठेला तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। देखिए चिमटा, हॉकी स्टिक और स्टेपलर, ये सब क्या है? एक पहिए का, ये सब क्या है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, जबकि एक पहिए का ठेला है जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में नहीं आता है। यह द्वितीय श्रेणी के ठेला उत्तोलक में आता है दोस्तों। एक पहिए का ठेला द्वितीय श्रेणी के किसमें आता है? उत्तोलक में आता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में, ठीक है। और सड़सी क्या है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में है विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस है जो कब मनाया जाता है? वो आपको 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है, 30 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। जल्दी आप लोग दोस्तों मेरे चैनल के में भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के रूप में, वो भी प्रीवियस प्रश्न के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगा दोस्तों, पूरी वीडियो उपलब्ध मिलेगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जाकर देखें और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी दिवस मनाया था। क्या? 30 मई को। यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल की लिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सारी जो हिस्ट्री का और भारतीय इतिहास का मिलेगा, वो पूरी चैप्टर वाइज प्रीवियस प्रश्न के रूप में मिलेगा। यदि आप लोग इसे पढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपको पढ़ने में जो आने वाले एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों, और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप अच्छा नंबर लाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा दोस्तों। इसलिए आप चाहिए मेरे चैनल पर आप जरूर से जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले हम आपको सबसे पहले मिले। और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है दोस्तों। तो इसे सब्सक्राइब करना भूलें। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देती है। इस बिलियन में क्या होता है? तो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होता है? तो इसमें HCl होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मैथ है, इसमें है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स विश्व 23 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर भारत था जो आपको इसमें 64वें स्थान पर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आगे नेक्स्ट में क्या है? इसमें दिया हुआ है कि नेक्स्ट में है एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो उसमें किस प्रकार की प्रतिबिंब बनेगी? तो उसमें है, यदि उत्तल दर्पण उसके सामने कोई प्रतिबिंब ये रखी हुई है तो कौन सी प्रतिबिंब बनेगा, वो प्रश्न पूछा गया है। तो किसके सामने रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो किस प्रकार की बनेगी? ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगी। क्या बनेगी? आभासी सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा छवि जो बनता है आकार छोटा ही होता है। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर और दर्पण के ध्रुव के बीच रखा जाता है तो बनने वाला जो प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा होगा, ठीक है। इस प्रकार 4-5 पॉइंट से बनती है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है, हाँ, इसमें है 94 नंबर प्रश्न में, ताइवान की राजधानी क्या है? ताइवान की राजधानी क्या है? तो ताइपे सिटी है, ताइपी सिटी ताइवान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ताइपे सिटी ताइवान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया 90, यहाँ पर तो 95 में मैथ है, इसे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं, ये भी मैथ है, रीजनिंग मैथ है दोस्तों, इसको आगे हम छोड़ेंगे। नेक्स्ट में दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है? 99 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल्ली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? खाना बनाते समय कोई बर्तन बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल पा रही है। ईंधन है जो पूरी तरह से नहीं जल रही है और धुआं के रूप में ऊपर बाहर निकल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त गोले होते हैं? तो ओलंपिक चिन्ह में कितने ध्रुव होते हैं? तो 5 होते हैं। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त गोले होते हैं? 5। ओलंपिक चिन्ह में 5 वृत्तीय गोले होते हैं, ठीक है। पांचों महाद्वीप को वो दर्शाता है और सबका अलग अलग चिन्ह होते हैं दोस्तों, रंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 101 की ओर। 101 में दिया हुआ 101 में भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है? तो भारतीय संविधान में जो धन का संकेंद्रण है किसका उल्लंघन है? यदि इसे हम देखें, राजकीय नीति तत्व का उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान के नीति तत्व में अनुच्छेद 39 के सी में के अनुसार आर्थिक व्यवस्था के संचालन के परिणाम स्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो किसका उल्लंघन है? राज्य के नीति तत्व का आंदोलन है, ऑप्शन उल्लंघन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं दोस्तों 102 से 103 की ओर। इसमें मैथ है दोस्तों, हम लोग केवल जीके पढ़ रहे हैं। तो 105 में जीके दिया हुआ है, आजमगढ़ उद्घोषणा स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? तो आजमगढ़ उद्घोषणा जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से किस घटना से है? तो इसमें दिल्ली गजट में 1857 के महान विद्रोहियों के बीच प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? यह जो है आपको 1857 के महान विद्रोह से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया किस दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब होती है? संभवतः दर्पण हो, तो कौन सी दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो सदैव, चाहे आप कहीं भी हो, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव क्या होगा? सीधा होगा। तो उस दर्पण का नाम क्या है? ये प्रश्न पूछा है
देखिए, तो वो दर्पण होगा जो आपको या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, या तो समतल या अथवा उत्तल होगा इस दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आगे फिर चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस रूप में बताया जा सकता है। तो उत्तर बिहार की जलवायु को CWG के रूप में बताया जा सकता है। किसके रूप में? CWG के रूप में, कोपेन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, उत्तर बिहार की जलवायु गर्म और CW जैसे बनाया जाता है, गर्म और शीतोष्ण होता है उत्तर बिहार की जलवायु, और ग्रीष्म काल में प्रायः मात्रा में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, जबकि सर्दियों में बहुत ही कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, CWG। नेक्स्ट चलते हैं 109 में, निम्नलिखित में से किसने पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे? पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? देखिए, पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के बीम कटफिसस ने जारी किए थे। बड़े पैमाने पर किसने? बीम कटफिसस ने सोने के सिक्के पहले बड़े पैमाने पर जारी किए थे। कुशानों में ज्यादातर सोने के सिक्के और कई तांबे के सिक्के भी जारी किए गए हैं, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए जाते हैं। सोने के दिनार या स्वर्ण रोमन दीवान दिनार पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बीम कटफिसस ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, उसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ये प्रश्न पूछा है। तो ये मकर रेखा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। कौन सी? मकर रेखा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चलिए, इसमें भारत 111वां प्रश्न दिया गया है, भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव अभियान की अवधि है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए चुनाव, भारत की कितनी अवधि है? कितने अवधि में? तो यह चुनाव आयोग ने 2 हफ्ते में चुनाव अभियान शुरू करने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैशलेस लेन देन के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? कैशलेस लेन देन के लिए भारत सरकार के द्वारा नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। कौन सा? नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन किया गया कैशलेस लेन देन में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन संसदीय प्रणाली का एक नवाचार है? तो कौन है संसदीय प्रणाली का नवाचार? यह है शून्यकाल संसदीय प्रणाली का नवाचार है। कौन है? शून्यकाल है जो संसदीय प्रणाली का नवाचार है। और शून्यकाल कब? तो 1962 में अस्तित्व में आया था शून्यकाल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यह एक अनौपचारिक उपकरण है, अर्थात संसद की प्रक्रिया के नियमों के इसका उल्लंघन नहीं है। इसका उपयोग सदस्य द्वारा बिना पूर्व सूचना से के संसद में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है शून्यकाल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वह प्रणाली जिसके तहत किसान खुद जमीन पर मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? जो उसे हम लोग हैं जो रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उसे हम लोग रैयतबाड़ी व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, रैयतबाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 118 की ओर। इसमें संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद शहरी निकायों से संबंधित है? यह अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक है, शहरी निकायों स्थानीय निकायों से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था इसका देखना है, 119 का। तो इसका उद्देश्य क्या था अंत्योदय कार्यक्रम का? तो इसमें दिया गया है अंत्योदय कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था, मेन फोकस क्या था कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इसलिए अंत्योदय कार्यक्रम लाई गई थी, गरीबों में सबसे जो गरीब हैं उनकी मदद करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। किस पर स्वामित्व के
तो क्या है, ठीक है, किस स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राजकोट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। पाल, प्रतिहार और राजकोटों के बीच त्रिपक्षीय जो लड़ाई लड़ी गई थी वो कन्नौज के बीच। देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण उत्तरी भारत पर प्रमुख प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत की ओर से कन्नौज पर क्या किया था, अपनी राजधानी अपनाई थी। ठीक है, तीन महान शक्तियां थी जो कन्नौज पर अपनी राजधानी बनाने के लिए हमेशा लड़ा करते थे, वो तो पाल, प्रतिहार और राजकोट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, कन्नौज पर। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया 122 में, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है। तो ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ध्वनि का वेग है जो हमेशा ध्वनि के वेग क्या होता है, सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक होता है। नेक्स्ट की ओर 123 की ओर, काली क्रांति का संबंध किससे है? यदि इसे देखें दोस्तों, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध आपको पेट्रोल से है दोस्तों। काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोल से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसे कच्चा कोयला कहते हैं, सी हमारा सही आंसर होगा। काली क्रांति से कच्चे तेल का उत्पादन है, इसे सी आंसर सही आंसर होगा। ठीक है, काली क्रांति पेट्रोल से है। यदि आपको मछली उत्पादन के बारे में पूछे तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, नीली क्रांति। और भूरा क्रांति को क्या है, चमड़ा का उत्पादन भूरा क्रांति, और स्वर्ण क्रांति बागवानी से है, स्वर्ण क्रांति बागवानी से। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह है, तो मानव नेत्र का जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? ठीक है, तो मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। आप लोग इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसलिए मैं रुका हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह भाग है दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है 126 में, भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखने वाले मेगास्थनीज मूल रूप से किस देश के संबंधित थे? तो मेगास्थनीज थे मूल रूप से मेगास्थनीज थे जो मूल रूप के क्या थे? ग्रीक थे, यानी कि यूनानी थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, मूल रूप से यूनानी थे क्या? इंडिका मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग जीके प्रैक्टिस सेट का जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको बहुत से कम से कम 3-4 तरह के पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके आपको मिल जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। हर एग्जाम के जीके एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप जाएं, जरूर जाकर के देखें। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे और आप अच्छे से उसे पढ़ लें दोस्तों। इससे आपकी तैयारी में आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसमें 2-4-5 नंबर पढ़ने की एकदम गारंटी मैं लेता हूँ। जरूर से जरूर बढ़ेगा दोस्तों, लेकिन बशर्ते शर्त क्या है कि आप अच्छे से देखेंगे। तो 1 बार 2 बार देखें, तब जाकर के आपको समझ में आएगा, और इससे आपका जीके का लेवल है जो हाई रहेगा दोस्तों। इसलिए जाकर जरूर से देखें, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है वो कौन सा है? तो यदि हम इसमें देखें तो आई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, अफ्रीका का सिंह में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? अफ्रीका के सिंह में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अफ्रीका के सिंह में आपको सुंडा को सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सुंडा को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों हम लोग क्या क्या लेते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये क्या है? अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, जबकि सुंडा है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आते हैं। तो ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मंच परियोजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था? कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था? तो यह जो है कौन से पंचवर्षीय योजना? 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य था।
ठीक है, कौन सी? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है आगे प्रश्न में देखें, आगे में देख रहे हैं तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तो तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वह कुश्ती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, कुश्ती है जो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए क्या होगा? न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सी संवैधानिक संशोधन प्रदान किया जाएगा? कौन सी? प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए। तो कौन सी संवैधानिक संशोधन को क्या करेंगे? कौन से संविधान को संशोधित करेंगे? तो ये प्रश्न दिया गया है 33 नंबर प्रश्न में। यदि हम इसके आंसर देखें दोस्तों, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन से संवैधानिक संशोधन प्रदान किया जाएगा? तो ये कौन से संविधान संशोधन होंगे? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1976 में। और मूल संविधान में अभिकरण की संख्या ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में, और स्वर्ण समिति के सिफारिश पर हुई थी। और इसको कब कहाँ रख 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, आगे में दिया गया है बुद्धू भगत के अधीन 1831 का कोल विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो बुद्धू भगत के नेतृत्व है, बुद्धू भगत के नेतृत्व 1876 में जो कोल भगत है किसमें रहता है? वो बुद्धू भगत में क्या होता है? बुद्धू भगत में आपको सिंह भूमि होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बुद्धू भगत के अधीन 1831 में का कोल विद्रोह हुआ था जो सिंह भूमि के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सिंह भूमि में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यदि घटना हम देखें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना हम इसमें यदि देखें तो वो क्या है? वो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में दिया गया है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो अग्र मस्तिष्क है जो जिसमें विचारों का संग्रह होता है। अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मानवकृत नहर जलमार्ग है? तो मानवकृत नहर जलमार्ग किसमें है? तो मानवकृत जलमार्ग नहर है जब क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर मानवकृत नहर जलमार्ग कौन सा? इसमें सुई नहर है, पनामा नहर है, उपरोक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 39 का, इसमें से सुएज नहर है और पनामा नहर दोनों मानवकृत नहर जलमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, दोनों का दोनों। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये तो रीजनिंग है। ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसका एक विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है किसका विशेषता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो आपको कृषि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन है? तो विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो विश्व की हेलीपोर्ट के नाम से ठीक है, क्या होगा? हेलीपैड की राजधानी कौन सी है? कौन सा देश को जाना जाता है हेलीपैड की राजधानी? तो विश्व में हेलीपैड की राजधानी के रूप में दक्षिण कोरिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में खुदाई गुदई महाराज, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये प्रश्न दिया गया है दोस्तों। यदि हम इसको देखें तो गुदई महाराज जो थे वो गुदई महाराज किस वाद्य यंत्र से है?
कौन है, इनका संबंध किससे है, गुदई महाराज का। यदि देखें हम गुदई महाराज का जो संबंध है दोस्तों किससे है, तो गुदई महाराज का संबंध हम लोग देखेंगे आपको तबला बाधक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ये एक तबला बाधक है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट है बास्केटबॉल के खेल में दोनों कितने कितने और खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल के खेल में दोनों हैं जो 5-5 खिलाड़ी होते हैं दोनों ओर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 5-5 खिलाड़ी होते हैं, 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक होता है। तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता दर होता है, तो यह है आपको, यदि इसमें से देखें हम तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा है, तो लक्षद्वीप में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, सबसे अधिक साक्षरता दर लक्षद्वीप में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में खूब शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।